हेलो एवरीवन। तो फिर से बच्चों हम लोग आज मिल रहे हैं अपने इस फिजिक्स की क्लास में जो हम लोगों ने शुरू किया है नीट और सीयूटी के जो बच्चे हैं उनके लिए। और फर्स्ट चैप्टर हम लोग लगभग अब एंड पर ही पहुंच ही चुके हैं और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारे लेक्चर नंबर 11th लेक्चर में हम लोगों को करना क्या है। ये लेक्चर नंबर 10th में ही तुमको मैंने क्लियर करके फिनिश ऑफ किया था। 10th लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ लिया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है, क्लोज सरफेस कैसे क्या उसका मतलब होता है और गॉस थ्योरम का यूज़ करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करते हैं। ये पूरी कहानी, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी बातें हम लोग लेक्चर नंबर 10th में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला काम तो अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना कि कुछ बच्चों ने ये चीज़ मुझसे कही है कि सिर्फ वीडियोस का जो ऑर्डर है वो क्लियर नहीं हो रहा। तो वीडियो के ऑर्डर तो बहुत सिंपल से क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि तुम जब भी किसी वीडियो को देखोगे उसमें उनके नंबर्स लिखे होते हैं। तो कोशिश करना कि उनके नंबर्स को देखो और उसके हिसाब से ही अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना, क्योंकि सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ आपस में इंटरकनेक्टेड लेक्चर्स होते हैं। तो लेक्चर्स को जम करके देखोगे तो फिर बहुत ही दिक्कत होगी। ठीक है, टाइम लग जाए मगर सीक्वेंस वाइज ही देखना है। तो लेक्चर नंबर 11th करने के पहले जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 10th नहीं देखा है, ऑनेस्टली सीरियसली जा करके पहले लेक्चर नंबर 10th को देखो, पॉइंट्स को नोट डाउन करो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, देन कम बैक टू दिस वन। क्योंकि आज की जो क्लास होगी वो 10th लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा है उस पर हम लोग आज प्रॉब्लम्स ढेर सारे करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, फिर ही कोई बात बनेगी। और दूसरी बात जो, और तुमको हमारे एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम है, तो मुझे बार बार तुमको डेली बेसिस पर ध्यान दिलाना होगा कि समय की बहुत इम्पोर्टेंस है। एक भी दिन अगर हम अपनी पढ़ाई को एक सही डायरेक्शन में बिना ले जाए आगे बढ़ते हैं तो वो दिन हमारा नुकसान होगा, वो किसी काम का नहीं है। फिर तो कोशिश करो कि दिन फालतू में ना स्पेंड हो, है ना। कुछ अर्जेंट काम है तो बात अलग है, अदरवाइज पूरी हमको अपना पूरा कंसंट्रेशन पूरा समय सिर्फ पढ़ाई पे देना है। फालतू बातों का फ़िलहाल अभी 2 महीने तक कोई भी हमारा काम नहीं है, ठीक है। तो ये 1.5 महीने तक अगर नीट एस्पिरेंट हो और सीयूटी के लो तब 2 महीने तुम्हारे पास है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या करना है समझ गया। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ऑन गॉसेस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे एग्जामिनेशन में हमारे आते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए और कोशिश करना है कि हमें टाइम फालतू वेस्ट नहीं करना है और पूरे समय को हमको अपनी पढ़ाई में, अपनी प्रिपरेशन में, अपनी पुख्ता तैयारी में ही वेस्ट करना है, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ चलो शुरू करते हैं आज का क्लास, लेक्चर नंबर 11th और क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का। तो ऐसा हमने लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है गिवन बाई दैट इज 6I कैप प्लस 8J कैप न्यूटन पर कूलम एग्जिस्टिंग इन अ रीजन। एक रीजन में, एक स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमको वेक्टर फॉर्म में दी हुई है 6I कैप प्लस 8J कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। एक्स एक्सिस में कितना कंपोनेंट है, वाई एक्सिस में कितना कंपोनेंट है हमको पता है, जेड एक्सिस में नहीं है मतलब 0 होगा, नहीं दिया है हमको उसके बारे में बात नहीं करनी है। ये स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं तुमको इसको फिगर में बनाकर दिखाऊं कि ये कहना जो चाह रहा है वो कुछ ऐसे कहना चाह रहा है। ये एक्स, वाई और जेड एक्सिस हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से, बहुत धीमे धीमे बात करनी है। देखो हमेशा इस बात को ध्यान रखना, हमें 8-10 क्वेश्चन ही करें मगर ऐसे करें जो हमारे काम के हों। हमें तुमको 20-30-50 क्वेश्चन कराओ जिससे तुमको फ़ायदा ना हो, बस वो नंबर क्वेश्चन बढ़ते चले तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। 8-10 क्वेश्चन करो मगर तगड़े ढंग से क्वेश्चन करो। एक्स वाई जेड एक्सिस मैंने बना दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड 6I कैप प्लस 8J कैप है, मतलब एक्स एक्सिस में कंपोनेंट पता है, वाई एक्सिस में कंपोनेंट पता है, I कैप J कैप का मतलब सबको पता है। एग्जिस्टिंग इन अ रीजन या स्पेस, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है।
फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ रेक्टेंगुलर सरफेस। एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, ठीक है, ऑफ एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर। 0.2 मीटर स्क्वायर का एक रेक्टेंगुलर सरफेस, मगर कहाँ है, स्पेस में कहाँ है, तो आगे लिखा है पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन के पैरेलल। तो ये रहा तुम्हारा वाई एक्सिस और ये रहा नीचे तुम्हारा जेड एक्सिस। अगर इन दोनों एक्सिस को हम यूज़ करें और इन दोनों एक्सिस को यूज़ करके अगर एक हम प्लेन ड्रॉ करते हैं तो इस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वाई जेड प्लेन, ठीक है। तो वाई जेड प्लेन ये हो गया। सिमिलरली ये एक्स वाई प्लेन हो गया। सिमिलरली ये तुम्हारा क्या हो गया, जेड एक्स प्लेन, ठीक है। मैं बनाता हूँ, चलो अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो ये तुम्हारा हो गया एक्स और वाई एक्सिस को मिला करके हमने एक प्लेन ड्रॉ किया, तो ये हो गया मेरा एक्स वाई प्लेन। और यहाँ पे अगर मैं एक प्लेन ड्रॉ कर लूँ ऐसे, तो ये तुम्हारा हो गया जेड एक्स प्लेन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो बहुत आराम से समझ सकते हो। जेड एक्स प्लेन, एक्स वाई प्लेन एंड वाई जेड प्लेन, ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है वो वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। तो वाई जेड प्लेन में हम एक रेक्टेंगुलर एरिया कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक एरिया मैंने कंस्ट्रक्ट किया इन वाई जेड प्लेन या वाई जेड प्लेन के पैरेलल, ठीक है। ये एरिया मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सरफेस का जो एरिया होता है, अभी मैंने तुमको पढ़ाया था लास्ट क्लास में, किसी भी सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन उसके सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये जो वाई जेड प्लेन में एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। तो अगर वाई जेड प्लेन में तुम्हारा सरफेस है तो उसके परपेंडिकुलर अगर मैं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। देख सकते हो ये एरो कहाँ जा रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है। तो इसके जो एरिया है दैट इज़ 0.2 मीटर स्क्वायर, इसको वेक्टर फॉर्म में 0.2 आई कैप मीटर स्क्वायर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई कैप क्यों लगाया, क्योंकि ये एरिया वेक्टर सर एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो वेक्टर बनाओगे तो क्या लगाओगे, आई कैप ही लगाओगे, ठीक है। अगर मैं किसी प्लेन को, सरफेस को फॉर एग्जांपल जेड एक्स प्लेन में रखूँ, जेड एक्स प्लेन में रखूँ, मान लो एग्जाम में आ गया कि एक सरफेस है, सर्कुलर सरफेस है, जेड एक्स प्लेन में रखा है। तो जेड एक्स प्लेन में रखा होगा तो इसका एरिया क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, कुछ ऐसे। तो जेड एक्स प्लेन के परपेंडिकुलर जाओगे तो कहाँ जाओगे बेटा, वाई एक्सिस में जाओगे। तो जो सरफेस या जो प्लेन जेड एक्स प्लेन में होगा या जेड एक्स प्लेन के पैरेलल होगा, उसका एरिया किस दिशा में होगा, वाई के लॉन्ग चला जाएगा। और अगर तुम एक्स वाई प्लेन में अगर किसी सरफेस को देखो, रखो, तो उसका एरिया क्या होगा, जेड एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें बस ये ध्यान देना है कि जो हमारा सरफेस एरिया है, जो प्लेन है, जो टुकड़ा है, जो एलिमेंट है, वो कहाँ रहे, किस प्लेन में है, किस प्लेन के पैरेलल है, जिससे हमें उसके एरिया का सही दिशा मिल सके। तो वाई जेड प्लेन में हमने एक सरफेस को रखा था। तो वाई जेड प्लेन में एक सरफेस अगर है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिख दिया मैंने, 0.2 आई कैप मीटर स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दे रखी है। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों ही वेक्टर फॉर्म में है तो सिंपल सा फॉर्मूला, फाई इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप डॉट एरिया इज 0.2 आई कैप मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो डॉट तो सबको निकालने आता ही है, आई वाले का आई में करना होता है, जे वाले का जे में करना होता है, के वाले का के में। तो उधर तो जे और के है नहीं है, सिर्फ आई का आई से करना है। तो 6 × 0.2 करूँगा तो क्या मिलेगा मुझको, दैट इज़
6 इंटू 0.2 दैट इज़ 1.2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, मगर एग्ज़ाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट प्लेन्स का थोड़ा सा क्लियर रखना है ना, कि कहाँ पर क्या होगा तो उसके हिसाब से कैसे डायग्राम बनाएंगे और उसका क्या मतलब होगा। हमें क्वेश्चन में फोकस नहीं करना है, क्वेश्चंस में क्या सीख रहे हैं उस पर फोकस करना चाहिए। नॉट नेसेसरली कि यही क्वेश्चन आए, मगर यहाँ से जो थोड़ा बहुत भी तुम सीख रहे हो वो थोड़े थोड़े मिल करके तुमको हेल्प करेंगे, ठीक है। यही पढ़ाई का असल तरीका होता है। तो फाइन, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 2 की तरफ चलेंगे, मगर जल्दी से कॉपी कर लो पहले, जल्दी। तो चलो बच्चों आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, स्टेटमेंट्स वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस को करने से फ़ायदा ये होता है कि जो मिसकॉन्सेप्शंस दिमाग में होते हैं, कभी कभी चीज़ों को लेकर जो गलत कॉन्सेप्ट बना होता है वो दूर हो जाता है। तो एग्ज़ाम में सिर्फ न्यूमेरिकल्स नहीं तुमको मिलेंगे, तुम्हारे एग्जामिनेशन में एनालिटिकल क्वेश्चंस भी तुमको मिलेंगे। तुमसे चेक करा जाएगा कि तुमको सिर्फ फॉर्मूले ही पता है जिन पे तुम कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लेते हो, या फिर तुमको सही में गॉस थ्योरम की बारीकियाँ भी तुमको पता है। गॉस थ्योरम की पूरी कहानी, छोटी छोटी बातों को तुमको कितना तुमको उसको पता है, ये सब भी चेक करने का एक नया ट्रेंड अब बन चुका है। तो अब जो क्वेश्चंस बनेंगे या बन रहे हैं वो क्वेश्चंस एनालिटिकल ज़्यादा हैं, जिस पे हमको देखना होगा कि पूरा एनालिसिस करना होगा उस स्टेटमेंट का, देन विल कम टू द कंक्लूजन। देखते हैं, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत आसान है। अगर गॉसेस थ्योरम में कोई थोड़े बहुत मिसकॉन्सेप्शन डाउट्स होंगे भी तो ऐसे क्वेश्चन से सॉल्व हो जाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा बच्चों, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं हमको, इनमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट चुनना होगा। देखते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं स्टेटमेंट और उसके करेक्टनेस को चेक करते हैं। द गॉसेस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है किसी बॉडी पर, किसी भी सरफेस पर अगर हम चार्ज दें तो उस पर सिमेट्रिकल वे में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो। जैसे चार्ज की डेंसिटी एक तरीके से यूनिफॉर्म हो, ऐसा ना हो कि कहीं पर ज़्यादा चार्ज इकट्ठा हो जाए, कहीं पर कम चार्ज इकट्ठा हो जाए। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक समान तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो। ऐसा नहीं कि उधर ज़्यादा चार्ज हो गया, यहाँ पे थोड़ा कम हो गया, वहाँ और कम हो गया, यहाँ पे ज़ीरो हो गया, ऐसा ना हो। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो, सबको बराबर बराबर मात्रा में चार्ज मिले किसी सरफेस पे, किसी बॉडी पर, किसी बॉडी के अंदर, कैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, सिमेट्रिकल हो, यूनिफॉर्म हो। ऐसा गॉस थ्योरम में तो कभी नहीं कहा गया है। इतना तुमको मैंने पढ़ाया, लास्ट क्लास में तुम समझाया। चार्ज तो चार्ज है, कैसा भी हो, वो सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता गॉसेस लॉ पे। गॉसेस लॉ में कभी ऐसा नहीं कहा जाता है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो, सिमेट्रिकल हो, ऐसे हो वैसे हो, कुछ नहीं है। बस चार्ज है, सरफेस के अंदर है, सरफेस के बाहर है, बस इतना चेक करना है। वो पॉइंट चार्ज हो, वो कॉन्टीन्यूअस चार्ज हो, वो सारी बातें हम लोग देखेंगे, लेकिन सिमेट्रिकल चार्ज होना ही कोई कंडीशन नहीं है। तो गॉसेस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओनली सिमेट्रिकल पर भी होता है, एसिमेट्रिकल पर भी, सब पर होता है। तो ओनली बोल दोगे तो भाई मामला गड़बड़ है फिर। तो ओनली फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं है तो भी खूब तबीयत से गॉस का थ्योरम लगाओ, कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। गॉसेस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम। ऐसा भी कोई बात नहीं है। अगर चार्ज वैक्यूम में न हो, किसी बॉडी के अंदर हो, किसी नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस के अंदर हो, किसी कंडक्टर के सरफेस पर चार्ज हो, तो ऐसा नहीं कि चार्ज केवल वैक्यूम में होगा तभी गॉस का थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा भी कोई बात नहीं है कि द गॉसेस लॉ इज़ वैलिड ओनली फॉर द चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम, ऐसी कोई बात नहीं है। आप हर जगह लगा सकते हो, बस जो गॉस थ्योरम है वो सही से लगाना है।
द इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेटेड इन द गॉसेस लॉ इज द फील्ड ड्यू टू द चार्जेस इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ये जो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है जो हम लोग पढ़ते हैं, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स इनटू क्यू इन। इसमें कह रहा है बच्चों कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल सरफेस के अंदर के चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर तुमने लेक्चर नंबर 10 को ध्यान से देखा होगा तो इस बात को तुमने बताया था मैंने तुमको कि किसी भी सरफेस पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो ये बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एक बाहर के चार्ज और एक अंदर के चार्ज, इन दोनों का मिला करके इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अगर तुम कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल अंदर के चार्ज का नहीं है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर और बाहर के चार्ज का मिला करके जो रिजल्टेंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इसमें कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेटेड इन द गॉसेस लॉ इज द फील्ड ड्यू टू द चार्जेस इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड केवल अंदर के चार्ज का है, ये कहना चाह रहा है। कैसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज का भी कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड कमिंग इन लेफ्ट साइड इज ड्यू टू द चार्ज विच इज इनसाइड और विच इज आउटसाइड, ये दोनों का मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा क्या है? बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है, सिर्फ अंदर की बात नहीं है, ये बाहर अंदर दोनों को मिला करके बात है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ड्यू टू ऑल द चार्जेस, किसी क्लोज सरफेस का, यहाँ पे मुझको एक वर्ड यहाँ पे और ऐड करना चाहिए, क्लोज सरफेस। ऑब्वियसली क्लोज सरफेस की बात होगी ऐसे। तो किसी क्लोज सरफेस का जो टोटल फ्लक्स है अंदर और बाहर के चार्ज का मिला करके, वो अंदर के चार्ज के इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होता है। यही तो गॉस थ्योरम कहता है, यही तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि किसी भी क्लोज सरफेस का जो टोटल फ्लक्स होता है अंदर के चार्ज और बाहर के चार्ज का मिला करके इज इक्वल टू अंदर के चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वही तो स्टेटमेंट कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ड्यू टू ऑल द चार्जेस, किसी क्लोज सरफेस का फ्लक्स सभी चार्ज का मिला करके अंदर का हो चाहे बाहर का हो, इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ड्यू टू इनसाइड चार्जेस ओनली। जो सभी चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो केवल अंदर के चार्ज के इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होता है। यही तो गॉस थ्योरम में कहना है कि द टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स इनटू टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है, यही गॉस थ्योरम का तो असली स्टेटमेंट है, यही तो गॉस थ्योरम कहना चाहता है। तो ये एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे, एनालिटिकल क्वेश्चंस थे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे गॉसेस लॉ में, तभी इन बातों का हम जवाब दे सकते हैं। हर क्वेश्चन हमको फॉर्मूले के आधार पर नहीं मिलेंगे कि फॉर्मूला देखा, वैल्यूज पुट किया, कैलकुलेट किया और सट से आंसर आ गया। आएंगे, ऐसे भी आएंगे, मगर सिर्फ ऐसे ही नहीं आएंगे, हमें हर चीज़ का तैयारी करके चलना है। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी करेंगे, कॉन्सेप्चुअल भी करेंगे, एनालिटिकल भी करेंगे, हर प्रकार के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा इस सीरीज़ का तुम्हारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो थर्ड इज डन, चलते सेकंड इज डन, चलेंगे थर्ड की तरफ, जल्दी कर लो इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे क्या कहता है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर बेस है कि कितना तुमको उस बात में कितना तुमको मतलब नॉलेज है, तुम कितना टॉपिक के बारे में जानते हो कि सिर्फ फॉर्म नहीं रट के बैठा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यूब इज ब्रॉट नियर एन आइसोलेटेड मेटल क्यूब, ठीक है। मेरे पास एक मेटल क्यूब है आइसोलेटेड, ठीक है। इसके आसपास अगल बगल आजू बाजू ऊपर नीचे कुछ नहीं है, एक आइसोलेटेड मेटल क्यूब मेरे पास है। दिस इज योर अ मेटल क्यूब, ठीक है। अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यूब इज ब्रॉट नियर एन आइसोलेटेड मेटल क्यूब।
अब इसके नज़दीक में हम एक आइसोलेटेड क्यूब के नज़दीक में एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लेकर के आते हैं, कुछ ऐसे, ठीक है। एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इसके नज़दीक में लेकर के आया, तो इस मेटल के साथ, क्यूब के साथ क्या होगा वो तुमसे पूछना है, ठीक है। तो इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को मेटल क्यूब के पास अगर हम लाते हैं तो इसके साथ क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द क्यूब बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। जो क्यूब है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अच्छा, ये सब चीज़ सही है गलत है ये कैसे पता चलेगा? जब हमको ये पता हो कि ऐसा करने पर होता क्या है। ऑप्शंस तो हमको सही है गलत पता तब चलेगा जब ये पता होगा कि यहाँ पर होना क्या है। तो पहले यहाँ फोकस करते हैं, यहाँ पर होता क्या है, उसके हिसाब से आंसर्स को हमको देना है। जब भी हम लोग इस पॉजिटिव चार्ज को इसके बहुत नज़दीक लेकर के आएंगे, एकदम विसिनिटी में, मतलब बहुत नज़दीक लेकर के आएंगे, तो इंडक्शन प्रोसेस के तहत जो हमने पढ़ा था तुमको फर्स्ट लेक्चर में, शायद तुमको हल्का सा इंडक्शन के बारे में बताया था मैंने, देखना उस चीज़ को, है ना। जो नहीं देखे होंगे आज ही अभी तुरंत जा करके देखना। तो जैसे ही इसको तुम नज़दीक लेकर के आओगे, इस मेटल के अंदर जो भी फ्री चार्ज है, वो जो फ्री चार्ज है नेगेटिव, वो इस तरफ इससे अट्रैक्ट हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से मान के चलो, एक ही तरफ बना रहा हूँ मैं, पूरा समझ जाना कहना क्या चाह रहा हूँ। वो इस तरफ आ जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरफ क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये प्रक्रिया केवल सरफेस पर होगी। ये चार्ज जो भी अपीयर होगा ये सरफेस पे आएगा। इसके अंदर जो टोटल चार्ज है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अंदर का जो चार्ज है, अंदर जो इसका जो एरिया है, वॉल्यूम है, वो पूरा चार्ज फ्री रहेगा। उसमें कोई भी अंदर में कोई चार्ज अपीयर नहीं होगा। जब भी जो घटना होगा सरफेस पे होगा। से अगर ये बॉडी है तो इसके एक सरफेस पर पॉजिटिव आएगा, सरफेस पर नेगेटिव आएगा। ये सरफेस पर ही, और पूरा सरफेस भी अनचार्ज होगा, क्योंकि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है इनकी वैल्यू सेम होगी। तो चार्ज नहीं हुआ है, बस चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और अंदर हमेशा चार्ज फ्री रहेगा। तो अगर मैं तुमसे कहूँ द क्यूब बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, बिल्कुल गलत है। द क्यूब स्टिल विल बी न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। नेट चार्ज विल बी ज़ीरो, बिकॉज क्यूब पर नेट, अब तुमको सर पॉजिटिव आ तो गया, नेगेटिव आ तो गया, तो भैया वो पॉजिटिव नेगेटिव का डिस्ट्रीब्यूशन खाली हुआ है, वो उधर ये उधर। इन दोनों को जोड़ोगे तो नेट चार्ज अभी भी कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। तो सिर्फ इस नेगेटिव को अगर तुम देख कर कह दोगे सर नेगेटिवली चार्ज, तो बात गलत है। द क्यूब बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, ये भी बात गलत है। पॉजिटिव और नेगेटिव में शिफ्टिंग हुई है, वो सेपरेट हुए हैं, एक उस तरफ एक उस तरफ। इंडक्शन कहते हैं इस प्रोसेस को। ये चार्जिंग नहीं हुआ है अभी। क्यूब पर नेट चार्ज अभी भी ज़ीरो है, इस बात को ध्यान रखना। तो क्यूब बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज सरासर गलत है। द सरफेस बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, बात ही गलत है। सरफेस नेगेटिव चार्ज नहीं है, सरफेस पॉजिटिव चार्ज भी है ना। इनफैक्ट सरफेस इज न्यूट्रल एंड इंटीरियर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। ये तो बड़ा ही मतलब खतरनाक सेंटेंस है, क्योंकि इसके अंदर का जो इंटीरियर है वहाँ हमेशा नेट चार्ज ज़ीरो मिलेगा। इसका इंटीरियर हमेशा चार्ज फ्री मिलेगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम में, तो इसकी बात करेंगे कि ऐसा क्यों अंदर होता है कि अंदर चार्ज फ्री की बात हो रही है। तो चौथा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। द इंटीरियर रिमेन्स चार्ज फ्री, अंदर का जो हिस्सा है, वॉल्यूम है, स्पेस है, उस पे चार्ज हमेशा ज़ीरो मिलेगा। द इंटीरियर विल रिमेन चार्ज फ्री एंड द सरफेस गेट्स नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा मगर नॉन यूनिफॉर्म। जो सरफेस डेंसिटी होगी वो हर जगह सेम नहीं होगी, ठीक है। तो सरफेस गेट्स नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये बात जो चौथा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, ठीक है, क्लियर है। तो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कुछ बातें ध्यान होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जल्दी कॉपी कर लो, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ तुरंत चलते हैं, ठीक है, जल्दी।
तो अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गौर करते हैं इस क्वेश्चन पे और देखते हैं सीखने को हमें क्या मिलता है। हमें बस ये नहीं देखना है कि यार सर ने आया एक क्वेश्चन लिखा, उसके बारे में बातचीत की, कुछ आया कुछ नहीं आया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेक्चर देखा, 1 घंटे बाद फिनिश। नहीं, कोई फ़र्क नहीं, में कोई मतलब नहीं है इसका। क्वेश्चन हम लोग जो कर रहे हैं, तुमको उसमें से कुछ चीज़ सीखने को मिल रही है कि नहीं, क्या उसमें से हम सीख रहे हैं, क्या नया कॉन्सेप्ट हमारा बन रहा है। कॉन्सेप्ट एक दिन में नहीं बनते, वो धीमे धीमे समय लगता है, तब जाके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस को देखना, कुछ सीखने को मिलता है, कुछ नई कॉन्सेप्ट सीखने को मिलती है, कॉन्सेप्ट की जो बारीकियां हैं, जो मिसकॉन्सेप्शंस की बात होती है, वो क्लियर हो रहा है कि नहीं। यही तो मेन पर्पस है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। और मैं क्वेश्चंस ले करके भी, मैं जब क्वेश्चंस लिखता हूँ, ले करके आता हूँ, तो मेरा ये एक बहुत बड़ा एम होता है कि वो क्वेश्चन से तुमको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो रहा है कि नहीं। ये सबसे बड़ा पर्पस होता है। एग्जाम में आएगा नहीं आएगा वो तो अलग बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं, ये सबसे पहले ज़रूरी है। तो जब भी मैं क्वेश्चंस कुछ लेकर के आता हूँ तो उसमें इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन कह रहे हैं बच्चों कि द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 0। एक क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है। अच्छी बात है, क्या दिक्कत है इसमें, होने दो 0। तो इन चारों बातों में से आपके हिसाब से कौन सी बात सत्य होनी चाहिए, चेक करना है। द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0। या तो ये बात हमेशा है कि जहाँ पर ये मस्ट वगैरह लगा था, ये बहुत स्ट्रिक्ट वर्ड होते हैं, इनके सही होने का संभावना बहुत कड़ा होता है, तो बहुत ध्यान से इनको चेक करना चाहिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0 एवरीवेयर ऑन द सरफेस। तो एग्जाम्पल बताता हूँ। एक मान लो ये एक सिलिंड्रिकल सरफेस है, ठीक है, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पास कर रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से पास कर रही है, और इसके सर्कुलर एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रही है। इसका जो कर्व सरफेस है उसको क्रॉस नहीं कर रही है, सिर्फ सर्कुलर एरिया क्रॉस कर रही है। ये जो सर्कुलर एरिया है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, एरिया का इस तरफ, और इधर डायरेक्शन ऑफ एरिया क्या होगा, इस तरफ। जैसा कि लोग पढ़े, नॉर्मल आउटवर्ड होता है, नॉर्मल आउटवर्ड, नॉर्मल आउटवर्ड, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री है, तो ई ए कॉस 0। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच एंगल 180 है, तो ई ए कॉस 180। कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा ई ए, और कॉस 180 कितना होता है -1, तो ये कितना हो जाएगा -ई ए। तो यहाँ प्लस ई ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिला, यहाँ माइनस ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिला, दोनों को ऐड कर दोगे तो फ्लक्स क्या आएगा बच्चा, 0। तो क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है, लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना हो, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, नॉन ज़ीरो हो, एग्जिस्ट कर रही है, कुछ वैल्यू है, कुछ डायरेक्शन है, मगर फिर भी फ्लक्स 0 है। तो अगर फ्लक्स 0 है क्लोज सरफेस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पक्का होगा, ये कैसे कह सकते हो? देखते हो ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 मगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। हो सकता है कि 0 हो जाए, लेकिन ये 0 ही होगा कंफर्म नहीं कह सकते। बात समझो कैसे कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0 एवरीवेयर ऑन द सरफेस। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होना चाहिए। देख लो तुम्हारे सामने, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है मगर फ्लक्स 0 है। तो फर्स्ट ऑप्शन बेहद गलत बात है, ऐसा नहीं होता। मस्ट बी 0 कह रहे हो कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तभी फ्लक्स 0 होगा, ऐसा नहीं है। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के 0 हुए इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो सकता है। तो जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। द इलेक्ट्रिक फील्ड में बी 0 एवरीवेयर ऑन द सरफेस।
मे भी हो सकता है कि फ्लक्स ज़ीरो हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी ज़ीरो हो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी ज़ीरो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही ज़ीरो हो जाएगा तो फ्लक्स भी ज़ीरो होगा। तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो होने से फ्लक्स ज़ीरो हो जाए। लेकिन अगर ये कहोगे कि फ्लक्स ज़ीरो है तो पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो होने से ही हुआ होगा, ये गलत है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले बच्चा कॉस थीटा भी होता है फॉर्मूले में। हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो ना हो, लेकिन एंगल का कुछ ऐसा रोल हो कि फ्लक्स ज़ीरो हो जाए। तो फ्लक्स ज़ीरो होने का कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होना ही नहीं होता, और भी वजह हो सकते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होना एक वजह हो सकता है। तो इसलिए अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड में बी ज़ीरो, तो ठीक है, हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़ीरो होने से फ्लक्स ज़ीरो हो। लेकिन ये को इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो होने से ही फ्लक्स ज़ीरो होगा, जो कि फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, वो गलत है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो है, मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड शायद ज़ीरो हो, मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड शायद ज़ीरो हो, बट शायद ना भी हो, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़ीरो हुए भी फ्लक्स ज़ीरो हो सकता है। तो फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज करेक्ट। द चार्ज इनसाइड द सरफेस मस्ट बी ज़ीरो। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये फ्लक्स की वैल्यू ज़ीरो होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट नेसेसरली कि ज़ीरो हुई, देख लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर एंगल भी छुपा हुआ है। तो एंगल की कहानी की वजह से फ्लक्स ज़ीरो हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड शायद ज़ीरो ना हो। लेकिन अगर फ्लक्स ज़ीरो है तो क्यू इन तो पक्का ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो है तो अंदर चार्ज तो पक्का ही ज़ीरो होना ही मिला होना है, इम्प्लाइज दैट क्यू इनसाइड मस्ट बी ज़ीरो, क्योंकि फ्लक्स अंदर के चार्ज पर ही तो डिपेंड करता है। तो अगर फ्लक्स ज़ीरो है तो अंदर का चार्ज तो 100% ज़ीरो होना ही होना है, क्योंकि इसमें चार्ज के अलावा कुछ है भी तो नहीं। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा एंगल भी तो है, हो सकता है एंगल से ज़ीरो हो जाए, लेकिन यहाँ चार्ज के अलावा तो कुछ और भी तो नहीं है। चार्ज ज़ीरो तभी ज़ीरो होगा फाई की वैल्यू। तो कहने का मतलब यह है कि द चार्ज इनसाइड द सरफेस मस्ट बी ज़ीरो। बिल्कुल सही बात है, दो ऑप्शन सही हो गए इसमें, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पर मल्टीपल आंसर्स मिलेंगे। सीखना है यार, कौन सा करा है कि ये एग्ज़ाम में तुम्हारे आने वाला है, सीखना है। शायद तुम्हें से एग्ज़ाम में कोई एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पर एग्ज़ाम में आ जाए, ठीक है। द चार्ज इन द विसिनिटी, विसिनिटी का मतलब ये होता है अगर ये क्लोज सरफेस है तो क्लोज तो बन जाओ भाई। अगर एक क्लोज सरफेस है तो इसके अगल बगल नेबरहुड में, आस पड़ोस में अगर कोई चार्ज है तो उसको बोलते हैं बेटा विसिनिटी। विसिनिटी मतलब नेबरहुड होता है, आजू बाजू अगल बगल की जो चार्ज होगा विसिनिटी, अंदर का चार्ज नहीं। विसिनिटी मतलब आसपास का चार्ज। तो आसपास के चार्ज से क्या मतलब है? आसपास का चार्ज ज़ीरो हो चाहे ना ज़ीरो से क्या फ़र्क है? अगर फ्लक्स ज़ीरो है तो अंदर के चार्ज की गारंटी है, बाहर के चार्ज का नहीं पता, हो भी सकता नहीं भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो है तो अंदर के चार्ज का गारंटी है कि वो भी ज़ीरो होगा। आस पड़ोस का चार्ज ज़ीरो होगा कि नहीं ज़ीरो होगा, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो अगर मस्ट भी कहोगे, यहाँ पर भी देखो लिखा है मस्ट बी ज़ीरो, तो ये बात तुम्हारी क्या है? बिल्कुल गलत है। क्या है? हो भी सकता नहीं भी, उससे क्या होगा, क्योंकि जो फाई है वो अंदर के चार्ज के हिसाब से बात करता है, अंदर के चार्ज को इंडिकेट करते हैं। इसके विसिनिटी पर चार्ज है कि नहीं है, ये फ्लक्स ज़ीरो हो करके नहीं कह सकते, नहीं कह ही नहीं सकते कि क्या हो सकता है। हो भी सकता है ज़ीरो, हो भी सकता है शायद ना भी ज़ीरो, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना कि मस्ट बी ज़ीरो वाली जो कहानी है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये ऑप्शन तुम्हारा भी गलत है। उस हिसाब से सही ऑप्शन तुम्हारे कौन से हुए? सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो कहानी ऐसे ही सीखनी है, ऐसे गॉसेस थ्योरम की पूरी कहानी हमारी आगे बढ़ेगी और क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करते रहेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज डन। चलते हैं क्वेश्चन फिफ्थ की तरफ, मगर इससे पहले अच्छे से कंप्लीट कर लो, डू इट फास्ट। चलो चलते हैं क्वेश्चन फिफ्थ की तरफ। थोड़ा सा कुछ और न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चन भी कर लिया जाए। कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी लेंथ L है, जिसको हमने चार्ज Q दिया है, जो उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन? तो बताया था मैंने कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का सिर्फ इतना ही मतलब है कि अगर मेरे पास कोई रॉड है, इसको अगर हम कोई चार्ज देते हैं
तो चार्ज के यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का ये मतलब हुआ कि इस पर ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर ज़्यादा चार्ज इकट्ठा हो जाए या कहीं पर कम चार्ज इकट्ठा हो। एक समान तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब अगर हम रॉड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो चार्ज भी क्या होगा, आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक तरफ कम होगा एक तरफ ज़्यादा होगा। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का ये मतलब होता है, जैसा कि फिगर में देख रहे हो। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मेरे पास एक रॉड ही नहीं है, मेरे पास एक क्यूब भी है, और एक ऐसा क्यूब है जिसकी जो साइड है वो रॉड के लेंथ के इक्वल है। तो रॉड के लेंथ के अगर इक्वल है तो हम लोग बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक क्यूब बनाया जिसकी लेंथ इस रॉड की लेंथ के इक्वल है, यानी कितनी है, L है। ठीक है, क्लियर है। अब हमें इस रॉड को इस क्यूब के अंदर ले जाना है। मान लो क्यूब ऐसा, एक हाइपोथेटिकल क्यूब इमेजिन कर लो कि एक हाइपोथेटिकल क्यूब है जिसकी लेंथ रॉड के लेंथ के इक्वल है, और उस क्यूब के अंदर रॉड को ले जाना है, या एक ऐसा क्यूब कंस्ट्रक्ट करना है ना, जिसकी लेंथ L हो रॉड के इक्वल, और इस रॉड की भी लेंथ L है, और इस रॉड को मुझको इस क्यूब के अंदर ले जाना है। और कैसे, इसके जो फेस हैं उसके परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसे फेस को ऐसे तिरछे या ऐसे नहीं काटना है, एकदम फेस के सीधा आओ और परपेंडिकुलर आओ, ऐसे। यहाँ से आओगे तो ऐसे आओ, परपेंडिकुलर ऐसे। 6 फेस से कहीं से भी एंटर कर लो, कहीं से भी एंटर कर लो, यहाँ से एंटर कर लो, यहाँ से एंटर कर लो, लेकिन जहाँ से भी करो सरफेस के उसका जो फेस है उस फेस के परपेंडिकुलर उसको ऐसे ऐसे एंटर करो। ठीक, और कहाँ तक एंटर करो, ऐसे एंटर करो कि रॉड का जो एक एंड है ये इस क्यूब के सेंटर पे होना चाहिए। मतलब पूरा रॉड एंटर नहीं कराना है, कुछ ऐसे बात होगी, इतना कुछ ऐसे कहानी बनेगी। रॉड का एक सिरा, एक एंड क्यूब के सेंटर पे। तो अब ये बताओ, अगर रॉड की लेंथ L है, इसकी लेंथ भी L है, तो ये तो इसमें पूरा एंटर कर सकता है, नो डाउट, क्योंकि दोनों की लंबाई बराबर है, ये पूरा अंदर इसमें समा सकता है। लेकिन पूरा ले नहीं जाना है, एक एंड को सेंटर पर रख देना है। तो एक एंड को अगर सेंटर पर रख दोगे, इसका मतलब क्या हुआ कि आधा रॉड अंदर है, आधा रॉड बाहर है। इसका मतलब ये हुआ कि लंबाई के हिसाब से L/2 रॉड अंदर है और L/2 रॉड बाहर है, ऐसा कह सकते हैं। और चूँकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो अगर आधा कंडक्टर बोल रहा हूँ, अगर आधा रॉड अंदर है तो मतलब आधी लेंथ अगर अंदर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आधा चार्ज भी अंदर होगा और आधा चार्ज बाहर होगा। तो चार्ज की अगर मैं वैल्यू लिख के बताऊँ तो Q/2 बाहर और Q/2 अंदर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही कि आधा ही क्यों हुआ, क्योंकि दोनों की लेंथ इक्वल थी। ये इसमें पूरा जा सकता था, लेकिन इसको मैंने सेंटर पे लाके छोड़ दिया, एक किनारा सेंटर पे है, यानी कि आधा एंटर किया होगा, आधा अभी बाहर होगा। और अगर लेंथ अगर आधा अंदर है तो आधा चार्ज भी अंदर होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, यूनिफॉर्म है। तो आधा चार्ज अंदर है, आधा चार्ज बाहर है। ये फिगर होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, ये तो फिगर बन गया। पूछा हमसे क्या था, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। क्यूब का इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ कितना होगा। तो क्यूब जो है बच्चा वो क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस पे गॉस थ्योरम लगाने में परहेज कैसा, शर्म कैसा, हेजिटेशन कैसा। तो फाई इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। इस क्लोज सरफेस पे गॉस का थ्योरम अप्लाई कर दिया। क्यू इन क्या होगा, सरफेस के अंदर का चार्ज, बाहर के चार्ज से मतलब नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट इज द आंसर, जो कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस क्यूब का। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। तो बढ़िया क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट धीमे धीमे क्लियर। देखो जब ये लेक्चर पूरा खत्म होगा ना गॉस थ्योरम पे,
तो फिर तुम अपने आप को जज करना कि तुमने कितना गॉस थ्योरम को सीखा है। ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग की एकदम में बत्ती जला देंगे कि एक्चुअली गॉस थ्योरम होता क्या है, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा। बस इन क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस बस कर लेना है, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन डन, चलते हैं 6 की तरफ, जल्दी कर लो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और थोड़ा सा इस पर मैथमेटिकल ज्योमेट्री का भी हमें काम आएगा। सिर्फ फिजिक्स में गॉस थ्योरम नहीं, एक बड़ा अच्छा सा फिगर बनेगा इसमें। देखना बड़ा अच्छा क्वेश्चन, करने मजा आएगा। कह रहा है कि अ रिंग इज गिवन चार्ज क्यू विच इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट। सबसे पहले एक रिंग की बात कर रहा है, तो हम लोग एक रिंग चलो बना देते हैं। रिंग से सभी भली भांति परिचित हैं, रिंग क्या होता है, कैसे होता है ना। तो एक रिंग, लेकिन पहले बन जाए बस, है ना, क्योंकि थोड़ा सा इसको बनाने में चलो ठीक है, इतना हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। चलो, तो एक रिंग हमें दिया हुआ है और इस रिंग को हमें चार्ज क्यू देना है और वो चार्ज क्यू इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का तुमको मतलब मैंने बता दिया था कि कहीं पर ज़्यादा या कहीं पर कम चार्ज इकट्ठा नहीं होगा। चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होगा और हर पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ना किसी हिस्से में ज़्यादा ना किसी हिस्से में कम। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये तो रिंग की बात हो गई। अब कह रहा है कि अ स्फीयर ऑफ सेम रेडियस एज दैट ऑफ द रिंग। जितना रिंग का रेडियस है उतने ही रेडियस का एक स्फीयर इज सो कंस्ट्रक्टेड, ऐसे बनाना है कि इसका पेरीफेरी, स्फीयर का पेरीफेरी जो सरफेस है, पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग। एक उसी रेडियस का स्फीयर बनाओ और ऐसे बनाओ कि स्फीयर का जो पेरीफेरी है, सरफेस है, वो रिंग के सेंटर से पास करे। तो रिंग के सेंटर से पास करता हुआ एक स्फेरिकल सरफेस हमको ड्रॉ करना है। कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते वक्त दो बात का ध्यान देना है। बात नंबर 1 कि जो स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ करे उसकी रेडियस रिंग के रेडियस के बराबर हो, और दूसरी बात जो ध्यान देनी है वो ये कि स्फीयर का जो सरफेस है वो रिंग के सेंटर से पास करे, ठीक है। तो ये एक जो डॉटेड लाइन देख रहे हो, डॉटेड कर्व जो देख रहे हो, सर्कल देख रहे हो, ये स्फेरिकल सरफेस है और ये जो कॉन्टिन्यूअस वाला है ये क्या है, तुम्हारा रिंग है, ठीक है। तो एक स्फेरिकल सरफेस का हमने निर्माण किया और ऐसे किया कि वो स्फेरिकल सरफेस रिंग के सेंटर से पास करता है। तो रिंग का सेंटर ये हो गया, ठीक है। चलो, अब हमसे पूछा है कि ये जो स्फेरिकल सरफेस है इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ कितना होगा। याद रखना रिंग का जो टोटल चार्ज है वो कितना बालक, क्यों। अब हमें ये देखना है कि जो रिंग है, जो सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, इस स्फेरिकल सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। बात समझ में आ रही है। तो यार स्फेरिकल सरफेस है, इस पे गॉस थ्योरम लगा सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस के लिए ही तो गॉस का थ्योरम है। बशर्ते एक काम तुमको पता हो, उस स्फेरिकल सरफेस के अंदर चार्ज कितना है। अंदर चार्ज अगर पता कर सकते होगे तो ही गॉस थ्योरम की बात होगी। तो हम पहले अगर ध्यान से फिगर को देखें तो ये हमको दिखाई पड़ रहा है कि जो रिंग है, रिंग का कुछ हिस्सा, इसको मैं डार्क कर दे रहा हूँ, रिंग का इतना हिस्सा अगर ध्यान से तुम देखो तो देखो स्फेरिकल सरफेस के अंदर है, ठीक है। दिस मच पार्ट ऑफ द रिंग इज इनसाइड द स्फेरिकल सरफेस। यहाँ तक बस सबको दिखाई दे रही है कि जो रिंग का इतना हिस्सा है ये भाई स्फीयर के अंदर आ रहा है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर तुम देखो तो स्फीयर के अंदर है। अब इसके अंदर का इतना हिस्सा का हमको क्या चाहिए, चार्ज। अगर इतना हमें चार्ज मिल जाए तो फिर गॉस थ्योरम में क्या दे रही है, गॉस थ्योरम का फॉर्मूला पता है, फाई इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ क्यू इन क्या है, इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर का चार्ज। तो रिंग का इतना हिस्सा अगर मैं नाम दे दूं, चलो ए और बी, तो ये जो इतना हिस्सा है वो इस स्फीयर के अंदर है, उतने ही से हमारा काम है।
अब कुछ लोग को लगता है कि ऐसा आधा आधा है क्या, आधा स्फीयर अंदर आधा स्फीयर बाहर, ऐसा नहीं है। ये आधा नहीं है, ये आधा ऐसे होता, हाफ ऐसे होता जब मैं रिंग को ऐसे डिवाइड करता तब। तो अगर हम ये सोचें कि यार रिंग का हाफ हिस्सा अंदर है हाफ हिस्सा बाहर है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आधा हिस्सा नहीं है वो, आधा हिस्से थोड़ा सा कम है, ठीक है। अब कम कितना है वो हमको चेक करना होगा। तो एक काम करते हैं, ये रेडियस ड्रॉ करते हैं रिंग का। अच्छा एक बतौर, ये स्फेरिकल सरफेस है और ये रिंग है, दोनों का रेडियस बराबर है। स्फीयर का सरफेस अगर रिंग के सेंटर से पास करेगा तो रिंग भी स्फीयर के सेंटर से पास करेगा। ये कन्फर्म है, अगर दोनों का रेडियस बराबर है तो। छोटा बड़ा होगा तो नॉट गारंटी, लेकिन अगर रेडियस बराबर है रिंग और स्फीयर का तो स्फीयर का पेरिफेरी अगर रिंग के सेंटर से पास कर रहा है तो रिंग भी उस स्फीयर के सेंटर से पास करेगा। रिंग का सरकमफरेंस भी स्फीयर के सेंटर से पास करेगा। तो स्फीयर का सेंटर यहाँ पे हो गया कहीं, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये स्फीयर का रेडियस ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, ठीक है। और ये कॉमन रेडियस जो कि दोनों का रेडियस है। अब चूंकि रेडियस बराबर है तो ट्रायंगल क्या बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री के बराबर हो गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं नीचे ट्रायंगल ड्रॉ करूं तो नीचे वाला ट्रायंगल भी विल बी इक्विलैटरल ट्रायंगल, सेम रीजन के हिसाब से। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा बालक, 60 डिग्री हो जाएगा। तो बताओ जरा मुझको ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये पूरा एंगल तुम्हारा कितना हो गया, 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो ये जो ए बी आर्क है रिंग का, सेंटर पे 120 एंगल बना रहा है और 120 पूरे 360 का 1/3 होता है। इतना सबको क्लियर है कि अगर किसी सर्किल में कोई आर्क सेंटर पे अगर 120 डिग्री एंगल फॉर्म करता है तो ये हिस्सा पूरे सर्किल का 1/3 होता है, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना होता है, 360। तो पूरा एंगल अगर 360 है तो 120 डिग्री पर कितना बनेगा, 1/3 बनेगा। क्लियर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हिस्सा अंदर है ये सेंटर पे 120 एंगल फॉर्म कर रहा है। तो ये हिस्सा अगर सेंटर पे 120 फॉर्म कर रहा है तो ये हिस्सा पूरे रिंग का 1/3 होगा कि नहीं होगा, उस रीजन के हिसाब से। तो दिस पार्ट विल बी 1/3 ऑफ द टोटल रिंग। यानी कहने की बात इतनी सी है कि रिंग का 1/3 हिस्सा स्फीयर के अंदर होगा, और 1/3 हिस्सा अगर अंदर होगा तो 1/3 चार्ज भी अंदर होगा, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। अगर हिस्सा 1/3 है तो चार्ज ही 1/3 ही होगा पक्का, यही तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है। तो अंदर का चार्ज मिल गया, बस बात खत्म। तो अंदर का चार्ज मिल गया तो क्या हो जाएगा, Q/3 टाइम्स Q/3 ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो Q/3/ε0 इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग गॉस थ्योरम का यूज़ करके ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जहां पर पे ये फॉर्मूला अगर हम लोग लगाते हैं φ = EA cos थीटा तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। इन फॉर्मूले से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना एक बेहद ही मुश्किल काम होगा। ऐसे ही मुश्किल कामों को आसान करता है द गॉसेस थ्योरम। और तुमको मैंने उस दिन बताया भी था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ज़्यादा गॉस थ्योरम का यूज़ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने में करेंगे, करते ही हैं। जहाँ पर बहुत कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है वहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को गॉस थ्योरम के हेल्प से। अभी करेंगे, देखना मज़ा आएगा भैया। क्या हालांकि हम लोग को CUT या नीट में तो उतना नहीं हमको आएगा कि कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे गॉसेस थ्योरम को यूज़ करके, बट जो बेसिक्स है गॉसेस थ्योरम के वो ज़रूर आएंगे। इन क्वेश्चंस को करके बेसिक्स तो बिल्कुल ही अच्छे से क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे, जल्दी कर लो इसको। तो चलो बच्चों चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7th क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन फिगर एक चार्ज Q है जिसको एक स्क्वायर प्लेट, ये एक स्क्वायर प्लेट है, इस स्क्वायर प्लेट के ऊपर इससे a/2 डिस्टेंस पे
एक पॉइंट चार्ज को रखा है, स्क्वायर की साइड ए है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस a/2 है। यहाँ तक क्लियर है बात क्या है? चलो अब पूछ रहा है कि इस स्क्वायर प्लेट का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का हमारे पास फिलहाल दो ही मेथड है। एक तो फॉर्मूला phi = EA cos थीटा, ठीक है, इस फॉर्मूले से निकालते हो। और दूसरा हमारे पास होता है बेटा गॉसेस थ्योरम, phi = Q(n/ε0), ठीक है। तो कभी भी हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने का क्वेश्चन आएगा तो हम तो इन्हीं दो मेथड को फिलहाल दिमाग में लगाएंगे, या तो फॉर्मूले से निकले या तो गॉसेस थ्योरम से निकले। एक मोटा मोटी आइडिया ये कहता है कि जहाँ पे क्लोज सरफेस होगा वहाँ पे गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो क्लोज सरफेस तो नहीं है फिलहाल ये, तो क्लोज सरफेस नहीं तो गॉस थ्योरम का तो कोई मतलब ही नहीं है फिर। तो दूसरी जो सोच दिमाग में आती है वो ये होता है कि यार फॉर्मूले से लगाएंगे फिर तो। बट एक बात और ध्यान रखना कि ये फॉर्मूले में बड़ी ही बेसिक बात ध्यान होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूरे सरफेस पर अलग अलग जगह पे अलग अलग होगी तो ये फॉर्मूला भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे अगर मैं तुमको बताऊं कि इस स्क्वायर प्लेट पे ये सेंटर से डिस्टेंस दिया बेटा a/2 चार्ज की, लेकिन सेंटर तो एक पॉइंट है सरफेस पे। ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे जो सेंटर नहीं है, लाइक दैट, ठीक है। हज़ारों लाखों पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, और हर एक पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से डिफरेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो हम एक पॉइंट चार्ज का जानते हैं वो ये जानते हैं KQ/r²। तो R तो हर जगह का अलग अलग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा पूरे सरफेस पे हर जगह डिफरेंट होगी, डायरेक्शन भी डिफरेंट होगा। मतलब इस फॉर्मूले को जब तुम लगाने जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और ये थीटा हर पॉइंट पे वेरी करेगा। मतलब पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, डायरेक्शन वगैरह सिंगल हो, एंगल थीटा एकदम क्लियर हो, तो ये फॉर्मूला बड़े काम का फॉर्मूला है। लेकिन अगर ये नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म फट से निकालो phi = EA cos थीटा खत्म। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट में डिफरेंट है तो पूरे सरफेस को तुम एक साथ कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हो। तो जब इस फॉर्मूले को लगाओगे तो कुछ बेसिक बात ध्यान रखना है कि पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्म हो, जो भी डायरेक्शन हो, जो भी वैल्यू हो, मगर यूनिफॉर्म हो। अगर नहीं है तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फिर। अब तुम सोचो अगर अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पूरे सरफेस का फ्लक्स इकट्ठे कैसे निकाल सकते हो? छोटे छोटे पार्ट्स का निकालना होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स हो जाएगी वहाँ पर फिर। तो क्लोज सरफेस नहीं है, गॉस थ्योरम लग नहीं सकता, ये फॉर्मूला बड़ा मुश्किल पैदा कर देगा। तो ऐसे कंडीशन में करते क्या है उस बात को देखना। तो ऐसे कंडीशन में जो करते, मैं यहाँ तुमको दूसरा फिगर ड्रॉ करके बना रहा हूँ कि करना क्या है। तो ये हमें एक स्क्वायर सरफेस दिया था, ठीक है, और यहाँ से a/2 डिस्टेंस दूर एक पॉइंट चार्ज दिया था Q। हमसे पूछा था इस स्क्वायर सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है कि इस एक क्लोज फिगर अपने से बनाते हैं, और क्लोज फिगर ऐसे बनाना है कि जो चार्ज Q है उस क्लोज फिगर के सेंटर पे आए। आई रिपीट माय वर्ड्स, हमें एक क्लोज फिगर बनाना है और ऐसे बनाना है, रैंडमली नहीं कि बस बना दिया, ऐसे बनाना है कि चार्ज Q उसके सेंटर पे आए। तो हम लोग करते क्या हैं कि इस प्लेट को क्यूब का एक सरफेस मान लेते हैं, एक फेस, 6 फेस होते हैं, एक फेस मान लेते हैं, और एक फेस मान करके बाकी 5 फेस और हम लोग बना देते हैं। एक बेस और एक ऐसे, एक यूं और एक ऐसे, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा, क्यूब बना दिया। एक फेस हमें दिया था, उस फेस को मैंने बेस मान लिया और बाकी के 6 फेस मैंने बना दिया और क्यूब बना दिया, और ऐसे बनाया कि ये जो चार्ज है वो क्यूब के सेंटर पे आ जाए। यानी कि जो मैं क्यूब बनाऊंगा उसकी साइड जो है वो A है, तभी ऐसा होगा कि जो Q है a/2 डिस्टेंस पे वो सेंटर पे आ जाएगा। अब मैं इस पर गॉस थ्योरम यूज़ कर सकता हूँ। बोलो कर सकता हो कि नहीं?
क्योंकि क्लोज सरफेस है, यूज़ कर सकता हूँ। तो पूरे क्यूब का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, फाई विल बी क्यू अपॉन क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट के हिसाब से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो पूरे ये जो तुम्हारा क्यूब है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमें पूरा क्यूब नहीं दिया था, हमें क्यूब का एक सरफेस दिया था। तो एक सरफेस के कारण अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको पता करनी है तो हमें क्या करना होगा भाई, एक क्यूब में 6 फेस होते हैं, 6 फेस का मिला के फ्लक्स इतना है। तो अगर मुझको निकालना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ 1 फेस ओनली, तो उसमें 6 से क्या कर देना होगा तुमको, मतलब डिवाइड करना होगा। तो Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट हमको आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत बेसिक बात ध्यान देनी है, ये 6 से डिवाइड हम तभी कर सकते हैं जब सभी फेस का फ्लक्स इक्वल हो। सिंपल सी बात है, वरना डिवाइड कैसे कर सकते हो, सबका इक्वल तो डिवाइड करोगे। और सबका इक्वल तभी हो सकता है जब ये चार्ज क्यूब के सेंटर पे हो। अगर ये हल्का सा ऊपर नीचे होगा तो हर फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल नहीं होगा, तो वहाँ डिवाइड बाय 6 फिर नहीं कर सकते। तो इसमें एक जो बेसिक बात ध्यान रखनी है कि ऐसे क्वेश्चंस जब भी आएंगे तो क्लोज फिगर ऐसे बनाना है कि जो चार्ज क्यू है वो उस फिगर के सेंटर पे आए। तो फिगर के सेंटर पे आएगा तो हम लोग उसके हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। तो पूरे क्यूब का था क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेस का क्या होगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन इज योर आंसर। ठीक है, तो जल्दी करो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, जल्दी। चलो, एक बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है, इस पर 2-3 क्वेश्चन लोग करके समझते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक क्यूब दिया रहेगा, तुम्हें कुछ फिगर को समझना कि हमारे पास एक ऐसे क्यूब है, ठीक है, और इस क्यूब के एक कॉर्नर पे एक पॉइंट चार्ज हमने रख दिया। ठीक है, चलो मैं इसको ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो कि चार्ज कहाँ पे है। ठीक है, तो हमारे पास एक क्यूब दिया था, उस क्यूब के एक कॉर्नर पे चार्ज मैंने क्यू रखा है, कुछ ऐसे। ठीक है, और पूछा है इस क्यूब का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं वही कहूँगा जो उसका जस्ट पहले क्वेश्चन में कहा है कि क्लोज फिगर बनाओ, और क्लोज फिगर ऐसे बनाओ कि ये चार्ज क्यू उस क्लोज फिगर के सेंटर पे आ जाए ताकि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सके। अब कैसे काम करेंगे देखना। हमने क्या किया कि एक क्यूब ठीक वैसा ही इसके बगल में ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, फिगर को देखना, कोई फिगर बनने के बाद समझने में दिक्कत होगी, बनते हुए देखना। ड्रॉ कर दिया। फिर क्या किया, हमने 2 क्यूब उसके ठीक पीछे भी वैसे ही ड्रॉ कर दिए, कुछ ऐसे, लाइक दैट। फिगर देखोगे अपने आप बात समझ में आ जाएगी। 4 क्यूब हो गए। अब इन चारों के ऊपर अगर हम लोग एक एक क्यूब और ड्रॉ करते चले, कुछ ऐसे, 5 क्यूब हो गए। एक बगल में और ड्रॉ कर देते हैं, टोटल 6 क्यूब हो गए। ठीक है, 2 पीछे हो गए, अगर 2 सामने भी ड्रॉ कर दिया जाए, कुछ ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, तो ये हमारा टोटल एक बड़ा सा क्यूब बन गया। हमने इसमें टोटल कितने क्यूब खर्च किए हैं, हमने इसमें टोटल 8 क्यूब खर्च किए हैं। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो चार्ज क्यूब है इन 8 के 8 क्यूब के सेंटर पे है कि नहीं। ये जो चार्ज क्यूब है इस जो बड़ा वाला क्यूब है उसके सेंटर पे। तो अगर मुझको टोटल फ्लक्स निकालना होगा 8 क्यूब का टोटल फ्लक्स, तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट।
अगर मैं पूरा फ्लक्स निकालूं तो, जिसमें 8 क्यूब का कंट्रीब्यूशन है, तो अगर 8 क्यूब का कंट्रीब्यूशन है तो एक सिंगल क्यूब का कितना होगा जो हमको दिया था। तो देयरफॉर फ्लक्स थ्रू सिंगल क्यूब या 1 क्यूब विल बी क्या होगा, बस उसमें तुमको 8 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो Q/8 एप्सिलॉन नॉट एक सिंगल क्यूब का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। बात समझ में आ रही है। तो हमें ध्यान देना होगा, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे हमें चार्ज क्यू को ऐसे मतलब क्लोज फिगर ऐसे बनाना है कि चार्ज क्यू उसके सेंटर पे आ जाए। जैसे एक दो फिगर और तुमको दिखाता हूँ। जैसे मान लो हमें ऐसा कहा है कि एक क्यूब है और ऐसे ऐसे बनाते क्यूब पहले, है ना। मान लो हमें एक क्यूब यूँ दिया हुआ है कुछ ऐसे, और उस क्यूब के एक फेस के सेंटर पर एक चार्ज क्यू है। हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इसके बगल में एक वैसा ही क्यूब और ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एक क्यूब और ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब ये जो चार्ज क्यू है, ये दोनों, ये जो बड़ा सा क्यूबॉइड है उसके सेंटर पे है। तो टोटल फ्लक्स मुझको पूछेगा तो क्या होगा, Q/1 क्यूब एप्सिलॉन नॉट पूरे क्यूबॉइड का। उस क्यूबॉइड में 2 क्यूब हैं और उसके सेंटर पे चार्ज है, तो एक क्यूब का फ्लक्स होगा, फ्लक्स ऑफ 1 क्यूब विल बी Q/2 एप्सिलॉन नॉट। बट ये काम तभी कर सकते हो जो चार्ज है वो सेंटर पे आना चाहिए। ठीक है, एक और देखो इस पे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एक ऐसा फिगर दिया हुआ है जिसमें एक चार्ज क्यू को हमने इसका जो एक एज है, ये जो साइड है, इसके मिड पॉइंट पर रखा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालें क्यूब का, तो क्या करो, वैसे ही एक क्यूब इसके बगल में ड्रॉ कर दो पहले, कुछ ऐसे। ठीक है, फिर 2 क्यूब ठीक वैसे ही इसके ऊपर ड्रॉ कर दो, कुछ इस तरीके से, और एक ऐसे भी ड्रॉ कर दो। ठीक है, आइडिया ये है कि जब तुम ड्रॉ करोगे तो ये चार्ज हमें दिया था ये वाला, ये चार्ज उस बड़े क्यूब के सेंटर पे आना चाहिए। तो सेंटर राइट है, यहाँ 4 क्यूब मैंने खर्च किए हैं, तो यहाँ जो टोटल क्यूब मैंने खर्च किया वो है कितना बेटा, 4 क्यूब्स। तो 4 क्यूब्स का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, Q/एप्सिलॉन नॉट। लेकिन उस 4 क्यूब में एक क्यूब का निकाला जाए, देयरफॉर फ्लक्स ऑफ 1 क्यूब ओनली। तो 1 क्यूब का निकालने के लिए तुमको 4 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। मगर ये 4 से डिवाइड हो या ये 8 से डिवाइड हो या ये 2 से डिवाइड हो, ये काम तभी करना है जब वो चार्ज उस पूरे क्लोज फिगर के सेंटर पे हो। अगर सेंटर पे नहीं है तब तुम कैसे कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर चार्ज सेंटर पे है, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, अगर सेंटर पे है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अगर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तभी तुम उसको नंबर ऑफ क्यूब से डिवाइड करके एक क्यूब का निकाल सकते हो। अगर सेंटर पे नहीं है, थोड़ा सा पास थोड़ा सा दूर है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबका इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा और डिवाइड नहीं कर पाओगे। तो ये आइडिया ध्यान रखना कि जो चार्ज सेंटर पे लाना है, ऐसे क्लोज फिगर बनाना है कि चार्ज सेंटर पे है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी अगर आते हैं तो इनके तो रिजल्ट्स याद रख लो, अगर आया तो फटाफट कर देना। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे, और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से बढ़ेंगे तो हम लोग गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशन पे आते हैं कि गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन के हिसाब से के हेल्प से हम लोग क्या क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज का क्या होगा, हॉलो स्फेरिकल शेल, क्लोज्ड हॉलो स्फेरिकल शेल, और एक सॉलिड स्फीयर, चार्ज स्फीयर, एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज या का इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, तमाम चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले
एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है, ठीक है। बट इन क्वेश्चंस को ध्यान से देख लो, इनकी प्रैक्टिस कर लो, जो डाउट्स हो उसको मुझको ज़रूर बताओ, हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अपने प्रिपरेशन को रोज़ धीमे धीमे बेहतर बनाओ, एक दिन में नहीं बनेगा लेकिन एक दिन ज़रूर बनेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।